और कैसे आप सब। हमने पिछली क्लास तक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पर बात कर ली थी, पे बैक पीरियड के कंप्यूटेशंस पर डिस्कशन कर लिया था। आज हमें पे बैक पीरियड पर थोड़ा सा एनालिसिस करना है और फिर हम उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन एमसीक्यूज भी देखेंगे और फिर अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। और वो बच्चे जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मेरे साथ एडेड हैं व्हाट्सएप पर, आपको मैंने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि मैं अब आज से जो है सारा कम्युनिकेशन एक ग्रुप के थ्रू करूंगा। तो मैंने आप लोगों का ग्रुप बना दिया था। अगर मुझसे शायद कोई बच्चा अगर ऐड होने से रह गया है तो प्लीज मुझे आप शेयर कर दीजिएगा इन्फॉर्मेशन, मतलब मुझे एक रिमाइंडर डाल दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं या फिर अभी तक ग्रुप में एडेड नहीं है और होना चाहते हैं, तो तरीका वही सेम है। आप मेरे इस नंबर पर अपना नाम लिखिएगा, इंटरेस्टेड इन फास्ट ट्रैक बैच लिखिएगा और सिटी मेंशन करना चाहे तो वो भी कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको फिर फास्ट ट्रैक बैच के ग्रुप में ऐड कर दूं। उसके अलावा अगर आप नहीं होना चाहते हैं ऐड, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे भी हम अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हम कैपिटल बजटिंग की जितनी भी टेक्निक्स पढ़ेंगे ना, हर एक टेक्निक का एक डिसीजन क्राइटेरिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा तो वहां पर भी हमने एक फाइनली बात कंक्लूड की थी कि हम वो वाले प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे जिनका एआरआर सबसे ज्यादा होगा। मतलब हमारा डिसीजन क्राइटेरिया क्या था? हायर एआरआर, लेकिन सब्जेक्ट टू अ कट ऑफ रेट। कट ऑफ रेट मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लीजिए अगर 18% का है और अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वही 18 से कम रिटर्न देगा तो प्रोजेक्ट को ऑफ कोर्स रिजेक्ट कर देंगे। कम से कम कट ऑफ रेट मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो ज्यादा हमारा रिटर्न दे जो भी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 18%, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए हमारा प्रोजेक्ट जो है 20% का रिटर्न दे रहा है, फिर एक्सेप्ट किया जा सकता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सबका ही 18 से ऊपर का एआरआर है, फिर हम क्या करेंगे? हायर एआरआर वाला प्रोजेक्ट चूज करेंगे। ऐसा ही कुछ बात कर रहे थे। अब यहां बात हो रही है पे बैक पीरियड की। तो यहां पर डिसीजन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? मान लो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप कौन से वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? अगर पे बैक पीरियड दिमाग में क्राइटेरिया है, सर ऑफ कोर्स उसी में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर हमें कम से कम टाइम में जल्दी पैसा रिकवर हो जाए। मतलब शॉर्टर पे बैक पीरियड इज द डिसीजन क्राइटेरिया। बिल्कुल सही बात है। तो पे बैक पीरियड को लेकर हम जो डिसीजन क्राइटेरिया दिमाग में रखेंगे वो ये, हम वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे जिसका पे बैक पीरियड शॉर्टर है। लेकिन जैसे वहां पर सब्जेक्ट टू कट ऑफ रेट था, यहां पर सब्जेक्ट टू कट ऑफ पीरियड है। कट ऑफ पीरियड मतलब मैनेजमेंट ने हो सकता है कि अपना कोई एक कट ऑफ पीरियड डिसाइड कर रखा हो कि हम ऐसे ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका मैक्सिमम जो पीरियड हो सकता है वो 4 साल। मतलब अगर हमारा सपोज कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें पे बैक पीरियड 6 साल का निकल के आ रहा है, अब क्योंकि मैनेजमेंट ने ना अपने आप से ही एक कट ऑफ पीरियड डिसाइड कर लिया है 4 साल का, तो 4 साल से ऊपर वाले सारे प्रोजेक्ट्स को हम रिजेक्ट कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा मान लो एग्जाम्पल देके बताऊं, मान लो 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से 3 प्रोजेक्ट्स का जो पे बैक पीरियड है 4 साल से कम है, एक का 4 साल से ज्यादा है। तो जो जिसका 4 साल से ज्यादा है उसको तो भारी कर देंगे बिकॉज वो हमारे कट ऑफ पीरियड के दायरे में नहीं है। और जो 3 हमारे कट ऑफ पीरियड के दायरे में है उसमें से अगर चूज करेंगे तो कौन सा चूज करेंगे? जिसका शॉर्टर पे बैक पीरियड होगा, अगर हम डिसीजन क्राइटेरिया पे बैक पीरियड दिमाग में रखें तब। आई होप कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो डिसीजन क्राइटेरिया क्लियर है। अब ना हमें आज बेसिकली पे बैक पीरियड को लेकर फर्दर एनालिसिस कुछ करने हैं। मैं एक आध एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए नहीं है, ये एग्जाम्पल जो है पे बैक पीरियड की लिमिटेशंस को या फिर कहें हम फर्दर एनालिसिस पे बैक पीरियड का कर पाएंगे इन एग्जाम्पल्स की मदद से। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम जो एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करेंगे इसमें हमें 2 प्रोजेक्ट दे रखे हैं। दोनों ही प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 60-60 है। ठीक है, करोड़ मान लो, लैक्स मान लो, जो आपको मानना है, 60-60 है। और क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने कहा प्रैक्टिस के लिए नहीं है, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अनइक्वल कैश इनफ्लोज हैं। और मैंने आपसे कहा था अनइक्वल कैश इनफ्लोज में हम एक कॉलम बनाएंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का। याद है ना आपको? मैं वो यहीं बना के दिखा देता हूं आपको। अगर हम यहां पर क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का कॉलम बनाएं तो हम बोलेंगे ईयर 1 तक 10 रिसीव हो गए, यहां तक 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, और ऐसे ही 150, है ना? ऐसे ही कुछ होगा। फिर हम प्रोजेक्ट बी की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रोजेक्ट बी में अगर हम देखें तो वहां पर हमें 10 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर तक 30, थर्ड ईयर तक 60,
60 और 70 हो गया 130, और 130 और 80 हो गया 210। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करें यूजिंग पेबैक पीरियड। यूजिंग व्हाट? यूजिंग पेबैक पीरियड। अब अगर आप ध्यान से देखें, हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 60, 60 हमें यहां पर रिसीव हो चुका है, मतलब हमारा यही जो है वो क्या है, ये पेबैक पीरियड है। 3 साल हमारा पेबैक पीरियड है। और अगर हम प्रोजेक्ट बी में देखते हैं तो वहां पर भी 3 साल पेबैक पीरियड है। मतलब जहां तक पेबैक पीरियड का सवाल है, दोनों ही प्रोजेक्ट्स में सेम आया है। मतलब मैं अगर सिर्फ और सिर्फ पेबैक पीरियड की मदद लेके ये डिसाइड करना चाहूं कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो पेबैक पीरियड टेक्निक तो क्या बोल रही है, आप इनडिफरेंट हो जाओ, दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट कर दो, एक ही बात है। पर सच्चाई नहीं है ये, दोनों प्रोजेक्ट एक जैसे नहीं है। आप अगर पेबैक पीरियड के बाद के कैश फ्लोज देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ईयर 4 और 5 में प्रोजेक्ट ए जो है वो 40 और 50 के कैश फ्लोज दे रहा है, और प्रोजेक्ट बी जो है वो 70 और 80 के कैश फ्लोज दे रहा है। मतलब पेबैक पीरियड तक तो दोनों के दोनों प्रोजेक्ट सेम कैश फ्लोज दे रहे हैं, और दोनों का ही पेबैक पीरियड 3 साल है। लेकिन जब अगले साल से अगर हम फर्दर देखते हैं तो प्रोजेक्ट बी बेहतर है, क्योंकि उसके कैश फ्लोज प्रोजेक्ट ए के मुकाबले में ज्यादा आ रहे हैं। और अगर आप थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगाएं, इस पूरे के पूरे 5 सालों में प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लोज कितने हैं? 150 हैं। भाई सबको टोटल कर दोगे तो कितना आ रहा है? 150 है। और प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लोज कितने हैं? 210 है। एक्यूमुलेटिव में दिख भी रहा है हमको। मतलब प्रोजेक्ट बी के ज्यादा कैश फ्लोज है। मतलब अगर मैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स की पूरी लाइफ एनालाइज करूं तो हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट बी जो है वो बेहतर है। तो यहां से ना एक लिमिटेशन सामने आती है पेबैक पीरियड की, और वो लिमिटेशन क्या है कि जो पेबैक पीरियड टेक्निक है वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ को कंसिडर नहीं करता। वो कहता है बस पेबैक पीरियड तक की तो बात कर लूंगा, जब तक पेबैक पीरियड नहीं आता तब तक तो मैं प्रोजेक्ट पे पूरा ध्यान रखे रखा हूं, लेकिन पेबैक पीरियड के आते ही प्रोजेक्ट को चाहे आग लगा दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मतलब पेबैक पीरियड के बाद वाला जो पीरियड है वो ये टेक्निक कंसिडर ही नहीं करती है। या फिर आसान से शब्दों में कहें, पोस्ट पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड के बाद का वक्त जो है वो ये टेक्निक एनालाइज नहीं करती। और अगर हम और आसान शब्दों में बोले तो ये कहा जा सकता है ये प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ को कंसिडर नहीं करती, सिर्फ पेबैक पीरियड जितना जो वक्त है वो कंसिडर करके उसके बाद वाले पीरियड को इग्नोर कर देती है, जो कि ऑफ कोर्स एक लिमिटेशन ही हुआ। अब यहां पर पेबैक पीरियड तो बोल रहा है कि दोनों में से किसी को भी एक्सेप्ट कर लो, बट सच्चाई तो ये नहीं है। प्रोजेक्ट बी इज मच बेटर देन प्रोजेक्ट ए, क्योंकि यहां पर अगर हम पोस्ट पेबैक पीरियड में देखते हैं तो कैश इनफ्लोज ज्यादा मिलते हैं प्रोजेक्ट बी से, तो प्रोजेक्ट बी ही एक्सेप्ट होना चाहिए। पर जहां तक पेबैक पीरियड का सवाल है वो तो क्या कहेगा, इसका भी पेबैक पीरियड 3 इयर्स, इसका भी पेबैक पीरियड 3 इयर्स, तो वी शुड एक्सेप्ट प्रोजेक्ट ए और बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट कर लो, दोनों एक जैसे ही हैं। नहीं, तो एक जैसे तो नहीं है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन आती है कि जो पेबैक पीरियड के बाद वाला वक्त है वो ये टेक्निक डिस्कस या फिर एनालाइज नहीं करती। इस कंक्लूजन को आइए एक बार देख लेते हैं। तो फाइनली अगर कंक्लूड करना चाहें, पहले तो पेबैक पीरियड अगर हमने दोनों प्रोजेक्ट्स में देखा तो वो देखा 3 इयर्स आया। तो पेबैक पीरियड ने तो क्या कहा, दोनों में से किसी को भी एक्सेप्ट कर लो, एक ही जैसे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि प्रोजेक्ट बी बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि उसके ईयर 4 और 5 में ज्यादा इनफ्लोज है। और पेबैक पीरियड की लिमिटेशन कौन सी सामने निकल के आई? लिमिटेशन ये निकल के आई कि ये इग्नोर कर देता है कैश फ्लोज अराइजिंग सब्सिक्वेंट टू पेबैक पीरियड। मतलब पेबैक पीरियड 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स के बाद जितनी भी लाइफ बची है उस लाइफ को वो ये इग्नोर कर देता है। इस वजह से ये इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। आती है बात समझ में? तो मैं फिर से आपको ये टाइम दे रहा हूं, आप चाहें तो पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अगर क्लास के बाद नोट करना है तो वो भी कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखोगे सेम ही एग्जाम्पल कुछ है। यहां पर भी 60-60 का कॉस्ट है प्रोजेक्ट का, कैश इनफ्लोज हमें दे रखे हैं, और मैं फिर से यहीं पर ही क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज के कॉलम बना लेता हूं। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज अगर हम कंप्यूट करते हैं तो हमें दिखता है क्या, ये 10 हो गया, ये
30 हो जाएगा, 30 और 30 60 हो जाएगा। कैलकुलेशन मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ ना, 100 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा। और यहाँ पर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज अगर हम कंप्यूट करेंगे तो ये 30, ये 50, ये 60, 100, 150। ठीक, फिर से आप देखिए पे बैक पीरियड क्या है। 60 की कॉस्ट हमें रिकवर करनी है, हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60 की है जो हमें यहाँ पर रिसीव होते हुए नजर आ रही है फिर से। मतलब ये 3 साल हमारा वापस से क्या है, पे बैक पीरियड है, यही हमारा पे बैक पीरियड है। मतलब फिर से पे बैक पीरियड टेक्निक बोल रही है प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों एक जैसे हैं, किसी को भी एक्सेप्ट कर लीजिए। और इस बार अगर आप टोटल लाइफ भी देखोगे ना तो 5 सालों में दोनों के ही कैश इनफ्लोज जो है वो 150 के आ रहे हैं। लेकिन स्टिल अगर आप थोड़ा सा और माइन्यूटली चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि प्रोजेक्ट बी इज बेटर देन प्रोजेक्ट ए। और उसका कारण क्या है, माना पहले 3 सालों में दोनों ने 60 के कैश इनफ्लोज दे दिए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बी को अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें फर्स्ट ईयर में 30 का कैश इनफ्लो मिल रहा है और यहां पर 10 का कैश इनफ्लो मिल रहा है। मतलब मुझे यहां पर इनिशियल ईयर्स में, स्टार्टिंग के ईयर्स में ज्यादा कैश इनफ्लो मिल रहा है। भाई यहां मेरे हाथ में 10 आया, यहां मेरे हाथ में 30 आए। प्रोजेक्ट बी में मेरे पास स्टार्टिंग में ही 20 ज्यादा आ गए। ये 20 ज्यादा मेरे बैंक में पड़े होंगे तो मुझे ये इंटरेस्ट कमा के देंगे, या फिर मेरे पास अवेलेबल होंगे कि मैं इस पे कुछ और रिटर्न कमा सकूं। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड देखोगे तो दोनों का 20-20 है। थर्ड ईयर में ऑफकोर्स 30 यहां पे है, यहां 10 है, पर जो ये प्रोजेक्ट ए हमें 20 एक्स्ट्रा दे रहा है, ये प्रोजेक्ट बी ने तो हमें पहले साल में ही दे दिया था। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर जो प्रोजेक्ट ए है थर्ड ईयर में हमें एक्स्ट्रा दे रहा है, 20 एक्स्ट्रा दे रहा है, लेकिन ये वाले 20 एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट बी ने हमें पहले साल में दे दिए थे। तो हम इस 20 पर, आपको लगता नहीं अगर प्रोजेक्ट बी एक्सेप्ट करेंगे तो इस 20 पर हम 2 साल तक ज्यादा इंटरेस्ट या रिटर्न कमाएंगे। कहने का मतलब ये भी एआरआर की तरह टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो अभी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती हैं। पेबैक पीरियड भी इस बात पे डिफरेंशिएट नहीं करता कि पैसे पहले आए या बाद में आए। अगर मान लीजिए देखें, दोनों ने ही 3 सालों में 60-60 लौटा दिए, लेकिन प्रोजेक्ट बी ने इनिशियल ईयर्स में ज्यादा कैश दिया और प्रोजेक्ट ए ने लेटर ईयर्स में ज्यादा कैश दिया, इनिशियल ईयर्स में कम कैश दिया प्रोजेक्ट ए ने। तो अगर हम इस लिहाज पर दोनों को बाइफरकेट करें कि क्योंकि प्रोजेक्ट बी में ज्यादा कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं इनिशियल ईयर्स में, तो प्रोजेक्ट बी शुड बी बेटर। और देखा जाए तो पे बैक पीरियड तो क्या कह रहा है, दोनों को एक समान वो बोल रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट बी बेहतर है। इसका मतलब पे बैक पीरियड की भी एक और सीरियस लिमिटेशन है, और वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करना। मैंने अभी आपके साथ जो डिस्कशन किया है वो किया है जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं। मॉडर्न टेक्निक्स पर अभी हम बात नहीं करी है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स पर बात करी है। और ट्रेडिशनल टेक्निक्स दो पढ़ दी हमने, एक एआरआर और दूसरी कौन सी, पे बैक पीरियड। ये जानती हूँ दोनों ट्रेडिशनल क्यों कहलाती हैं, क्योंकि ये दोनों की दोनों टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करती हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एस्पेक्ट है। बाकी जो बची हुई 3 टेक्निक्स हैं उसको मॉडर्न क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती हैं, और ये जो 2 टेक्निक्स हैं ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करती हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सिंपल मतलब ये है, अगर मैं आपको आज पैसा दूं या 2 साल के बाद पैसा दूं, पैसा मिल रहा है ना, आप इसी में खुश है। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि आज मिल रहा है वो बेटर है या 2 साल बाद मिलने वाला है वो बेकार है। आप कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आज दो, 2 साल बाद दो या 6 साल बाद दो, तुम्हारे लिए एक ही बात है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहे हो। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्रोजेक्ट बी भले ही स्टार्टिंग में ज्यादा कैश इनफ्लोज दे रहा है, लेकिन क्योंकि पेबैक पीरियड दोनों का सेम है तो पेबैक पीरियड तो कह रहा है दोनों बराबर है, लेकिन हम जान पा रहे हैं कि प्रोजेक्ट बी जो है यहां पर बेहतर है, बिकॉज इनिशियल ईयर्स में ज्यादा कैश मिलना मतलब हमारे बैंक में ज्यादा पैसा, और ज्यादा पैसा होगा तो ऑफ कोर्स हम उस पर भी कुछ ना कुछ रिटर्न कमा ही लेंगे। तो ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है इग्नोर करता है। आइए इसका भी कंक्लूजन देख लेते हैं इस एग्जांपल का। अब अगर हम इसका कंक्लूजन देखते हैं तो पे बैक पीरियड यहां पर दोनों ही प्रोजेक्ट्स का सेम देखा, अभी अभी हमने 3 इयर्स 3 इयर्स।
इसका मतलब पे बैक पीरियड टेक्निक तो क्या कह रही है कि आप दोनों प्रोजेक्ट में से किसी को भी एक्सेप्ट कर लो, दोनों इक्वली एक्सेप्टेबल है। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि प्रोजेक्ट बी बेहतर है क्योंकि वो इनिशियल ईयर्स में हमें ज्यादा कैश इनफ्लोज दे रहा है। देखिए अगर हम इस बार सब्सिक्वेंट टू पे बैक पीरियड देखते हैं तो दोनों के दोनों सेम इनफ्लोज दे रहे हैं 100 और 150 के। लेकिन इस बार हम अगर पे बैक पीरियड के दौरान देखते हैं तो प्रोजेक्ट बी हायर इनफ्लोज दे रहा है। और इस वजह से हमने देखा, क्योंकि पे बैक पीरियड ने आंसर तो सेम ही दिया है 3 साल, वो ये तो बता ही नहीं रहा कि प्रोजेक्ट बी ने शुरुआत के सालों में ज्यादा इन्फ्लोस दिए हैं तो प्रोजेक्ट बी चूज कर लो, वो तो कह रहा है दोनों एक ही जैसे हैं। इसका मतलब इसने क्या इग्नोर कर दिया, इसने इग्नोर कर दिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो पे बैक पीरियड जो है वो रॉन्ग डिसीजन देता है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये इग्नोर कर रहा है, किस चीज को इग्नोर कर रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहा है। तो आप इसको भी ऐसे नोट कर लीजिए पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, अब जो ये हम बातें डिस्कस करेंगे ना पे बैक पीरियड से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और इस पर एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं। जैसे कि सबसे पहला लिमिटेशंस क्या है पे बैक पीरियड की, अभी अभी हमने ये बात प्रूव करी कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, तो इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में ये भी देखा कि जो पे बैक पीरियड के बाद का वक्त है वो भी ये टेक्निक इग्नोर करती है, मतलब इट इग्नोर्स कैश फ्लोज बियॉन्ड पे बैक पीरियड, मतलब पे बैक पीरियड के बाद का वक्त जो है ये इग्नोर करती है। अब आपने अगर देखा हो अभी तक पे बैक पीरियड में हमने कहीं पे भी ना परसेंटेज में बात नहीं करी, हमने किस पर्टिकुलर रेट से पैसे रेज किए हैं इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं आया। भाई पे बैक पीरियड जो रिटर्न है, जो प्रॉफिटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न है, वो तो कहीं कंसिडर नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ पीरियड की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है इसको तो इग्नोर ही करता है, तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाता है। और उसके अलावा ये बस ये बोलता है कि पे बैक पीरियड तक मैं एनालाइज करूंगा, और लाइफ भी पोस्ट पे बैक पीरियड तो ये कंसिडर नहीं करता, ये तो लिमिटेशन है। लेकिन जब ना प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो उसके बाद ना हर एक प्रोजेक्ट की एक स्क्रैप वैल्यू होती है, एक साल्वेज वैल्यू होती है, वो भी ये कंसिडर नहीं करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो पे बैक पीरियड के बाद का कुछ भी नहीं कंसिडर कर रहा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके घर में एक कार यूज हो रही है और आपको पता है दिल्ली में जो है पेट्रोल की कार का जो लाइफ होती है पेट्रोल की कार की वो 15 ईयर्स होती है, और मान लीजिए वो 15 ईयर ना आपकी उस कार के होने वाले हैं। तो ऐसा तो है ना कि 15 ईयर्स के बाद आपको उस कार के अगेंस्ट कुछ नहीं मिलेगा, भले ही वो कार यूज नहीं होगी 15 ईयर्स के बाद, लेकिन उसका एक स्क्रैपेज या स्क्रैप वैल्यू तो मिलती है ना, क्योंकि उस गाड़ी में स्टील वगैरह यूज हुआ है, उस गाड़ी में एल्यूमिनियम यूज हुआ है, उसके अंदर जो बैटरी वगैरह है वो भी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की बनी हुई है। कहने का मतलब ये कि उसके अंदर अभी बहुत कुछ है जो कि हो सकता है कि जो सेकेंड हैंड मार्केट है जहां पे रिसाइक्लेबल्स का काम है वहां पर शायद कुछ चीजें यूज हो जाए उसके अंदर। ठीक ऐसे ही अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूं, एक फैक्ट्री लगाई गई है जिसकी लाइफ 20 साल या 25 साल है, 25 साल के बाद अगर उस फैक्ट्री को स्क्रैप करेंगे तो भाई जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वहां पर, उसमें क्या आपको लगता नहीं कि लोहा यूज हुआ होगा, उसके अंदर स्टील वगैरह यूज हुआ होगा, और भी पता नहीं कितने फर्नीचर फिटिंग्स उसके अंदर है, तो कुछ तो स्क्रैप वैल्यू होगा जिसको हम टर्मिनल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू बोल देते हैं। तो वो भी पे बैक पीरियड इग्नोर नहीं करता। पे बैक पीरियड तो वैसे भी सिर्फ पे बैक पीरियड तक की बात करता है ना, तो उसके बाद की लाइफ और उसके बाद लाइफ खत्म होने के बाद स्क्रैप वैल्यू वो भी ये इग्नोर ही कर देता है। तो ये भी इसका एक सीरियस लिमिटेशन हो जाता है। तो ये 4 लिमिटेशन दिमाग में रखिएगा, एमसीक्यू इसी के आसपास घूमता हुआ आपका नजर आएगा। अब सवाल ये उठता है कि इतनी तो लिमिटेशन गिनवा दी है, तो क्या सर इसके कुछ एडवांटेजेस कुछ भी नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल है। सबसे प्यारा एडवांटेज है कि बड़ा इजी टू कैलकुलेट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है कैलकुलेट करना, आपने देखा ही। ठीक, हालांकि मैं जो अभी डिस्कस कर रहा हूं कि पेबैक पीरियड जो है उसकी सूटेबिलिटी कहां पर है, मैं एडवांटेजेस की बात नहीं कर रहा। ये 4 जो हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे ये एडवांटेजेस में भी कवर हो जाएंगे, और उसके साथ जो मैंने बोला इजी टू कंप्यूट, ये भी उसका एक एडवांटेज में कवर हो जाएगा। अब ये जो पे बैक पीरियड है हम कहां कहां पर लगाना पसंद करेंगे, हमें वो सिचुएशंस को देखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि पे बैक पीरियड बिल्कुल ही निकम्मी टेक्निक है, ये ऐसी बहुत सी सिचुएशंस है जहां पर हम यूज करते हैं और डेलिब्रेटली यूज करते हैं। अब ये कुछ यहां पर सिनारियोज आपको दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक सिनारियो है कि मान लीजिए हमने ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है जहां पर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो अभी आपको पता है वो रशिया यूक्रेन का वॉर वगैरह अभी भी कुछ टेंशन चल ही रही है, और आपका एक प्रोजेक्ट ना वहीं पे लगा हुआ है, रशिया या यूक्रेन में लगा हुआ है,
और आपको नहीं पता कि कल को पता नहीं क्या वहां उनके बीच में कुछ एस्केलेशन अगर होते हैं तो हो सकता है कि वहां पर आपका प्लांट या फैक्ट्री जो है वो भी उस वॉर का शिकार हो जाए। तो आप क्या चाहेंगे, जितना जल्दी हो जाए हमारा पैसा वापस मिल जाए, जितना जल्दी हो सके हमारे पास पैसा वापस आए। अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। आपको पता वो जो एलॉन मस्क है वो मार्स वार्स की जाने की बातें करते रहते हैं। मान लो एक कंपनी और है, उन्होंने भी एक वैसा ही कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। अब भाई मार्स पर ऐसा थोड़ी है कि कोई इंडिया के दूसरे कोने पर कहीं जाना है जो सर्टेन है कि पहुंचेंगे पहुंचेंगे। मार्स की बात हो रही है, कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी है। तो जहां पर अनसर्टेनिटी ज्यादा है और भी कई सारे सिनारियोज हो सकते हैं। ड्राइवरलेस गाड़ियों की बात हो रही है, अमेरिका वगैरह में तो ड्राइवरलेस गाड़ियां बन के चल भी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे इंडिया में खासकर दिल्ली में चांदनी चौक या सदर बाजार में चला के दिखाओ, हो सकता है कल को वहां पर भी इतनी प्रिसीजन से ये टेक्नोलॉजी उभर के आए कि शायद वहां पर भी चल जाए, पर वो हो सकता है ना, अनसर्टेनिटी है ना। और अगर आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पैसे की रिकवरी, जितना जल्दी हो जाए पैसा रिकवर हो जाए, मतलब पेबैक पीरियड, शॉर्टर पेबैक पीरियड हमारा वहां पर पहली प्रेफरेंस होगी। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जहां पर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, वहां पर हम चाहेंगे कि पेबैक पीरियड शॉर्टर हो। उसके अलावा हम ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं जहां पर आए दिन इनोवेशन होते रहते हैं। हम कुछ लॉन्च करते हैं, 15 दिन के बाद कुछ नया आ जाता है, फिर देखते हैं फिर कुछ नया आ जाता है। मतलब ये कि हम ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं जहां पर इनोवेशन जो हैं बहुत जल्दी जल्दी होते चले जाते हैं। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स। आप अपने फोन को ही देख लीजिए, फोन खरीदते ही आपसे बेहतर फोन चंद ही महीनों में आ जाएगा। जैसे आपने कोई फोन खरीदा उसके चंद महीनों के बाद उससे बेहतर फोन आ जाएगा एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। मतलब अगर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फोन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का कोई भी आइटम जहां पर बहुत जल्दी जल्दी डिस्रप्शन आ जाता है, वहां पर भी हमें यही लगेगा कि जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे पैसा जितना जल्दी आए उतना बेहतर। ठीक है, तो ये भी एक हमारा कह सकते हो, यहां पर भी हम अपना पेबैक पीरियड की टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए कंपनी किसी लिक्विडिटी प्रॉब्लम से गुजर रही है। अब ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम क्या है, भाई कंपनी ने प्रॉफिट तो बहुत कमाए, लेकिन वो प्रॉफिट्स ना कंपनी से सारे के सारे, मतलब जो भी कैश आया था वो सब का सब इन्वेस्ट हो गया। कभी आपने घर में भी शायद आसपास की सिचुएशन देखी हो कि ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा आ गया जहां पर सारा कैश यूज हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा को मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी, तो जितना सरप्लस कैश था वो सबका सब प्रॉपर्टी यूज करने में खर्च हो गया। या फिर सपोज घर में कोई वेडिंग आ गई जिसके लिए कैश पूरा का पूरा यूज हो गया। अब आपके पास वैसे एसेट बतेरे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बहुत कुछ पड़ा है कंपनी के पास, लेकिन फिलहाल के लिए जो कैश की पोजीशन है वो थोड़ी सी टाइट हो गई है और हम नहीं चाह रहे कि अपना कोई फिक्स एसेट बेचें। तो फिर हमारा क्या मुद्दा रहेगा, क्योंकि कैश की सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास अभी कैश ज्यादा है नहीं, तो हम क्या चाहेंगे, जितना जल्दी आए पैसा वापस। हम शायद वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी को भी इग्नोर कर दें लिक्विडिटी को प्रेफरेंस देने के लिए। लिक्विडिटी मतलब अपनी कैश पोजीशन को वापस से बढ़िया बनाने के लिए हम वो वाला प्रोजेक्ट शायद एक्सेप्ट कर ले जहां पर पेबैक पीरियड शॉर्टर है, क्योंकि हमें लगता है कि जल्दी ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम से हम उभरे। तो लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं है कि इंसॉल्वेंसी हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे फंड्स जो हैं वो हमें जरूरत पड़ जाती है किसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में और सारे फंड्स वहीं चले जाते हैं। प्रॉफिट तो बहुत कमा रखे हैं, प्रॉपर्टी भी बहुत है, लेकिन फिलहाल के लिए पैसा जो है वो शॉर्ट पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम जो पे बैक पीरियड है उसी को प्रेफरेंस देंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को शायद वहां पर थोड़ा सा कम तवज्जो दें, मतलब कम इंपॉर्टेंस दें, पे बैक पीरियड को ज्यादा दें। हम किसी ऐसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जहां पर वॉलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन है। अब इसके एग्जाम्पल्स में पीछे आपने श्रीलंका का सुना होगा, वहां पर पॉलिटिकल बड़ी इंस्टेबिलिटी थी, पता ही नहीं था कि किसकी सरकार आएगी। अफगानिस्तान में भी आपने सुना था पीछे। मतलब ये कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो ऐसे केस में भी हम चाहेंगे कि हमारा पैसा रिकवर जल्दी हो जाए, क्योंकि होता क्या है ना कि पॉलिटिकल सिनारियो बड़ा मैटर करता है। क्योंकि अगर मान लो जैसे आपने स्टॉक मार्केट में भी कभी देखा हो, अगर स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी भी भनक लग जाए ना कि ऐसी सरकार आने वाली है जो कि रिफॉर्म्स नहीं लेके आएगी, बड़े लेट लेके आएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज्यादा फोकस नहीं करेगी, बिजनेस परेशान होगा, ऐसी सरकार जैसी अगर लगता है आने वाली है, जानते हो सारे के सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं।
क्यों करना शुरू कर देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अब क्योंकि बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा, तो कंपनीज वैसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगी अगर एक ऐसी सरकार के साथ करें जो बिजनेस को प्रमोट करे। तो अगर पॉलिटिकल स्टैंड भी वहां पर स्टेबल नहीं है, तो वहां पर भी हमारा पैसा जल्दी रिकवर करने में ज्यादा फोकस रहेगा, बजाय कि ये देखें कि प्रॉफिटेबल कौन सा है लॉन्गर टर्म में। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि पेबैक पीरियड जो है उसकी सुटेबिलिटी है। अब इसके बेसिस पे जो एग्जाम कुछ एमसीक्यूज आए हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जून 2022 में एग्जाम में आया, और देखते क्या पूछता है। कह रहा पेबैक पीरियड मेथड कैन बी सक्सेसफुली एम्प्लॉयड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कह रहा बताइए पेबैक पीरियड मेथड कहां कहां सक्सेसफुली लगाया जा सकता है, मतलब सुटेबिलिटी ऑफ पेबैक पीरियड पूछ रहा है। कह रहा वेयर द फर्म डज नॉट सफर फ्रॉम लिक्विडिटी प्रॉब्लम, अगर कंपनी की कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम है ही नहीं तो जल्दी कैश रिकवर करने में क्यों इंटरेस्टेड होगी वो? वहां तो वो चाहेगी ना कि तसल्ली से ध्यान से प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करके इन्वेस्ट करें। मतलब यहां सुटेबिलिटी थोड़ी हुई, बट लिक्विडिटी प्रॉब्लम होना जरूरी है, पैसे का क्रंच होना जरूरी है, तभी हम पेबैक पीरियड को वहां पे लगाएंगे। तो पहला तो बेकार लग रहा है। दूसरा कहता है वेयर प्रोजेक्ट इज सर्टेन इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इज अ सीरियस कंसर्न। कह रहा जहां तक रिस्क की बात है सर्टेनिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर्टेनिटी बहुत बढ़िया है, और रिटर्न भाई चाहिए, रिटर्न इज अ सीरियस कंसर्न। और अभी हमने क्या देखा कि अनसर्टेनिटी है, तब हम पेबैक पीरियड लगाएंगे, और वहां पर हम इवन प्रॉफिटेबिलिटी को भी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। तो इसका मतलब यहां पर भी पेबैक पीरियड नहीं लगाया जा सकता जहां पर सर्टेनिटी है। where good returns have been estimated but uncertainty is high। हाँ, ये वो सिचुएशन है जहां पर पेबैक पीरियड लगाया जा सकता है, और वो कौन सा वर्ड है यहां पर? अनसर्टेनिटी। जहां पर अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, आगे नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो इसलिए हम वहां पर पेबैक पीरियड टेक्निक को जरूर यूज करेंगे। तो सी करेक्ट ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 दिसंबर 2019 में आया। विच ऑफ दी फॉलोइंग आर नॉट एप्लीकेबल। कह रहा है इसमें से बताइए कौन सा पेबैक पीरियड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये वर्ड पे जरूर फोकस कीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, अगर हमारा ध्यान सीधा पॉइंट नंबर डी पे चले जाए तो हमें समझ में आ जाएगा कि यही आंसर है। कह रहा इट कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अरे ये तो पेबैक पीरियड का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि पेबैक पीरियड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करता है? इग्नोर करता है। तो हमें सीधा ही डी आंसर मिल जाएगा। हालांकि मैं तीनों ऑप्शंस आपको रीड करवा देता हूं। इट इज सिंपल इन कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। हाँ बिल्कुल सही बात है, पेबैक पीरियड को तो समझना हमें कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत सिंपल है, ये तो मैंने आपको बताया ही उसका एडवांटेज है। तो इट दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ पेबैक पीरियड। दूसरा कहता है इट फेवर्स ओनली दोज प्रोजेक्ट्स दैट जनरेट सब्सटैंशियल इनफ्लोज इन द अर्लियर ईयर्स। बिल्कुल सही बात है। पेबैक पीरियड शॉर्टर कब आएगा? जब शुरुआती ही सालों में ज्यादा पैसा आए। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो शुरुआत के सालों में ज्यादा पैसा देता है, और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बाद के सालों में ज्यादा पैसा देता है, पेबैक पीरियड जल्दी कहां अचीव हो जाएगा? जो शुरुआत के सालों में ज्यादा पैसा देता है। तो ऑफ कोर्स ये उन प्रोजेक्ट्स को फेवर तो करता ही है जो इनिशियल ईयर्स में, स्टार्टिंग के ईयर्स में, अर्लियर ईयर्स में सब्सटैंशियल इनफ्लोज देते हैं। तो हाँ, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ पेबैक पीरियड। इसने क्या पूछा है? नॉट एप्लीकेबल। और लास्ट में कहता है कट ऑफ पीरियड जो है इज चूजन आर्बिट्ररीली। इसका मतलब ऐसे ही आप कट ऑफ पीरियड चूज कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, हमने जब एआरआर पढ़ा था तो हमने कहा था हायर एआरआर सब्जेक्ट टू मिनिमम कट ऑफ रेट। कट ऑफ रेट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए एक पूरा चैप्टर है। आपने सीखा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलती है, हमने अच्छे से माइन्यूट तरीके से हर एक बात को एनालाइज करते हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंप्यूट किया। एक साइंटिफिक तरीका है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने का। लेकिन कट ऑफ पीरियड क्या था कि मैनेजमेंट ने बोला है कि देखो हम वो वाले प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिनका पेबैक पीरियड 5 साल से या 4 साल से ज्यादा है। ये 5 साल कैसे निकाला? ऐसे ही मन से कुछ भी बोल दिया होगा ना, ऐसा तो है नहीं इसके पीछे कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन है कि अच्छा ये 5 साल इस तरीके से निकालना चाहिए। कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं है। मतलब जो ये कट ऑफ पीरियड कंप्यूट होता है, ये ऐसे ही हम आर्बिट्ररी कुछ भी एज्यूम करके मान लेते हैं। मतलब मैनेजमेंट ने कोई साइंटिफिक तरीके से कंप्यूट नहीं किया हुआ होता। तो जो ये तीनों बातें हैं ये पेबैक पीरियड के लिए एप्लीकेबल हैं। उसने क्या पूछा है? कौन सी एप्लीकेबल नहीं है? बोलता है इट कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि ये कंसिडर
बिल्कुल भी नहीं करता। तो सही आंसर होगा डी, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 दिसंबर 2022 में आया। Payback period method of capital budgeting is not suitable in which of the following circumstances? पूछ रहा है suitable नहीं है इनमें से कौन सी situations में? Where the firm is interested in quick recovery of funds than profitability. प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा हमें क्विक रिकवरी की पड़ी है, मतलब हमारा पक्का लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, तो यहां तो सुटेबल हुआ। When the expected returns from the project are highly uncertain, यहां पर भी सुटेबल हुआ। जब हमारे रिटर्न्स अनसर्टेन है इसका मतलब यहां पर भी सुटेबिलिटी हुई। पेबैक पीरियड हम चाहेंगे लगाएं, जल्दी पैसा रिकवर हो। अंडर कंडीशंस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स, जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक प्रेशर है, वहां पर भी हम जल्दी पैसा रिकवर करने की सोचेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जहां पे सुटेबल ना हो। इन तीनों ही सिचुएशन में पेबैक पीरियड सुटेबल है। फाइनली, capital budgeting technique which does not require the computation of cost of capital for decision making purposes. देखिए मैंने अभी आपको ये जो एनपीवी टेक्निक है, आईआरआर है, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी, मॉडिफाइड आईआरआर वगैरह क्या होता है ये सब नहीं पढ़ाया है, लेकिन पेबैक पीरियड तो पढ़ लिया है। अभी हमने पेबैक पीरियड मेथड की लिमिटेशंस में एक लिमिटेशन देखी थी कि ये इस बात को तो देखता ही नहीं कि हमारे पैसे किस इंटरेस्ट पे, किस रेट पे लिए हुए हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इग्नोर करता है। भले ही आपने बाकी टेक्निक्स ना पढ़ी हो, पर पेबैक पीरियड की लिमिटेशन में ये लिमिटेशन तो देखी है ना कि ये जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर नहीं करता, मतलब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत नहीं है पेबैक पीरियड कंप्यूट करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। और ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, जून 2021 में आया। पेबैक पीरियड पर ना मुझे एक आध और आपको एमसीक्यू प्रैक्टिकल कराने हैं, ये करने के बाद फिर हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आइए जरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमको एक प्रोजेक्ट ए है, उसकी कॉस्ट गिवन है 50,000, लाइफ दे रखी है 10 साल, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 5,000, एनुअल प्रॉफिट लेस टैक्सेशन, मतलब हमको दे रखे हैं पैट। और हम ये बात तो जानते ही हैं कि जो ये पेबैक पीरियड टेक्निक है ये कैश फ्लो बेस्ड टेक्निक है। हमें पैट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें तो कैश इनफ्लोज चाहिए। और कैश इनफ्लोज निकालने का तरीका आप जानते हैं, हम पैट लेंगे और पैट में क्या जोड़ देते हैं? पैट में डेप्रीसिएशन जोड़ देते हैं। कैश इनफ्लोज कैसे निकलते हैं इस पर मैं आपके साथ ऑलरेडी बात कर चुका हूं, मतलब हमें पैट में डेप्रीसिएशन को जोड़ना है। अच्छा, डेप्रीसिएशन कैसे निकलता है ये आपको पता है, और डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका, हालांकि जो डिटेल्स हमें चाहिए डेप्रिसिएशन निकालने के लिए वो इस क्वेश्चन में गिवन है। तो हम एक वर्किंग नोट नंबर 1 बना देते हैं और यहां पर डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने का क्या तरीका होता है? अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हम कहते हैं कॉस्ट लीजिए, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करिए और लाइफ से डिवाइड कर दीजिए। इस क्वेश्चन में 50,000 की हमारी कॉस्ट है, 5,000 हमारी स्क्रैप वैल्यू है और 10 साल लाइफ है, मतलब 45,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 4500। 4500 पर एनम इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट। और हम यहां पर पैट जो हमें पता है 5,000 के पैट है, 4500 का डेप्रिसिएशन है। तो पैट में आप जानते हो सारे खर्चे माइनस हो रखे होते हैं, कैश और नॉन कैश। तो अगर हम नॉन कैश वाला खर्चा जोड़ देते हैं तो हमारे ये कैश इनफ्लोज आ जाते हैं। ये क्या आ जाते हैं? कैश इनफ्लोज। अब आप मुझे पहले ये बताइए कि यहां पर पेबैक पीरियड को कंप्यूट करने का कौन सा वाला तरीका लगेगा, इक्वल कैश इनफ्लोज वाला या अनइक्वल वाला? सर यहां पर बता रखा है कि ये एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है, मतलब हर साल यही पैट होता है, इसका मतलब हर साल यही कैश इनफ्लो होगा। इक्वल कैश इनफ्लो का केस है, और अगर इक्वल कैश इनफ्लो का केस है तो पेबैक पीरियड निकालना तो बड़ा आसान है। पेबैक पीरियड कैसे निकलेगा? सर पेबैक पीरियड निकलेगा, हम अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेते हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम डिवाइड कर देते हैं एनुअल कैश इनफ्लो से। एनुअल कैश इनफ्लो से तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की है? सर ये है 50,000 रुपए की।
50,000 डिवाइडेड बाय 9500। जरा बताना कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 5.26 ईयर्स। अच्छा, 5.26 को हम 5.3 ईयर्स भी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं सर 5.3? 5.26 ही रहने दो, क्योंकि हमारे चार ऑप्शन में ना अप टू वन प्लेस आंसर है, तो इसलिए हम यहां पर सी को बोलेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है 5.3 ईयर्स। देख लीजिए प्लीज आप एक बार। इसके नीचे ना एक एग्जाम्पल लिखेगा, कैलकुलेट सरप्लस लाइफ ओवर पेबैक पीरियड इन above क्वेश्चन। सवाल बहुत ही सिंपल पूछा है मैंने। हमें बतानी है कि पेबैक पीरियड के ऊपर अभी कितनी और लाइफ बची है इस प्रोजेक्ट की, और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला उसका हम बना सकते हैं। प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी बताई है? 10 साल बताई है। हमारा पेबैक पीरियड कब आता है? 5.3 ईयर्स में। तो 5.3 के ऊपर अभी कितनी लाइफ बची है? 4.7 ईयर्स। नहीं, ऐसा ही तो हुआ ना। तो आपसे सरप्लस लाइफ पूछी है ओवर पेबैक पीरियड, तो अगर आपको उसको एक फॉर्मूला की शक्ल देनी हो तो वो क्या होगा? हम बोलेंगे लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट लीजिए और उसमें से पेबैक पीरियड को माइनस कर दीजिए, तो 10 माइनस 5.3, ये आ गया 4.7 ईयर्स। अच्छा, मान लीजिए आपके एग्जाम में अगर उसने यही पूछा कि सरप्लस लाइफ बता दीजिए कितनी है, तो पहले तो पेबैक पीरियड निकालना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? अगर मान लो उसने सरप्लस लाइफ ही पूछा तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पहले पेबैक पीरियड निकालना पड़ेगा। ठीक है, आइए एक तरह का, इस तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे जिस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ मांगा ही यही है, सरप्लस लाइफ ओवर पेबैक पीरियड। और सरप्लस लाइफ ओवर पेबैक पीरियड मांगा है, तो इसका मतलब पहले हमको यहां पर पेबैक पीरियड ही कंप्यूट करना पड़ेगा। और ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, यहां पर भी हमको पैट गिवन है, और पैट को हमें, पैट में हमें जोड़ना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, ताकि हम कैश इनफ्लोज निकाल पाए, क्योंकि पेबैक पीरियड जो है वो प्रॉफिट बेस्ड नहीं, कैश इनफ्लोज बेस्ड टेक्निक है। तो अब हम यहां पर फिर से वही पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन पर एनम, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। व्हाट इज कॉस्ट? 70,000। व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? 10,000। व्हाट इज लाइफ? 12। तो 60 को 12 से 5,000 आना चाहिए ना, 5,000 ही आ रहा है। 5,000 रुपीज इज द डेप्रिसिएशन। इसके बाद क्या करोगे आप? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लीजिए, जो कि 6,000 दे रखे हैं, इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दीजिए। कैश इनफ्लोज हम सीख चुके हैं पहले, तो ये हमें आने चाहिए। कैश इनफ्लोज 11,000 के। ठीक है, और अब पे बैक पीरियड निकाल दीजिए। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ठीक है? अब आपको पता है फॉर्मूला। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की है? 70,000 की। और हमारे हर साल के कैश इनफ्लोज कितने हैं? 11,000 के। 70,000 को 11,000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आता है 6.36 ईयर्स। और यहाँ पर भी अप टू वन प्लेस ही आंसर्स दे रखे हैं, तो 6.4 ईयर्स है ना। देख लो, आपको वन अप टू वन प्लेस है ना सारे आंसर्स, देख लो वन प्लस ये अप टू वन प्लेस है। पे बैक पीरियड नहीं मांगा उसने, कहीं 6.4 टिक कराओ, 6.4 भी ऑप्शन में है। उसने क्या मांगा आपसे? सरप्लस लाइफ मांगी है। पे बैक पीरियड के ऊपर सरप्लस लाइफ मांगी है, तो सरप्लस लाइफ में हम क्या करेंगे? जो लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट है 12 या 12 साल माइनस 6.4 ईयर्स,
तो ये आ जानी चाहिए 5.6 ईयर्स। 5.6 का मतलब हो गया बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए पेबैक पीरियड का डिस्कशन करने के बाद हम कह सकते हैं कि हमने ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो हैं, मतलब नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स डिस्कस कर ली, और अब हम इस चैप्टर के एक काफी इंपॉर्टेंट फेज की तरफ एंटर कर रहे हैं। मतलब अब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे मॉडर्न टेक्निक्स, और मॉडर्न टेक्निक्स पे ही ज्यादा एमसीक्यू हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर मैं इन दोनों ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहूं कि इन दोनों को क्या चीज डिस्टिंग्विश करती है, तो वो चीज है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हमने चाहे एआरआर था चाहे पेबैक पीरियड था, उन दोनों का जो कॉमन लिमिटेशन था वो क्या था कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं एआरआर और पेबैक पीरियड, ये दोनों की दोनों टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रही थी। और अब हम पाएंगे कि ये जो सारी टेक्निक्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स जितनी भी हैं, ये तीनों की तीनों टेक्निक्स जो हैं ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करेंगी। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना अपने आप में इनको एक सुपीरियर टेक्निक का दर्जा दे देगा। मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसकी वजह से ये जो तीनों टेक्निक्स हैं मॉडर्न की, ये रैंकिंग के मामले में बहुत ऊपर निकल जाती है इन दोनों मतलब एआरआर और पेबैक पीरियड के कंपैरिजन में। तो हमें ना पहले थोड़ा सा जो डिस्कशन करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक बेसिक सा एग्जांपल दूंगा, बात बड़े आराम से समझ में आएगी। मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं और आप किसी को वो 1 लाख रुपए 1 साल के लिए उधार पर देते हैं। तो आप मुझे बताइए 1 साल के बाद जब वो इंसान आपके 1 लाख रुपए वापस करने आएगा, आपको क्या सिर्फ 1 लाख में ही संतुष्टि मिल जाएगी कि आपको एक थोड़े से ज्यादा अमाउंट की एक्सपेक्टेशन होगी? मतलब आपको लगता है यार 1 लाख तो दिया ही थे, तो 1 साल में कुछ रिटर्न तो आना ही चाहिए। आप ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। मतलब ये कि जब मैं अपने पैसे को किसी को देता हूं तो जब वो पैसा मुझे वापस करता है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं। ये एक्सपेक्टेशन मन में आई क्यों? मतलब मैं अगर किसी को 1 लाख रुपए दे रहा हूं और सामने वाला जब मुझे वापस करेगा 1 साल बाद, मान लो मुझे 10% की एक्सपेक्टेशन दिमाग में है, तो मैं उससे चाहूंगा कि वो मुझे 1,10,000 रुपए दे। ये जो 10% की एक्सपेक्टेशन है, इसके कारण क्या क्या है? क्यों हम ज्यादा पैसा एक्सपेक्ट करते हैं? देखो इसके ना कई कारण है और इस सबका कंबाइन करके 10% आता है। इसका सबसे पहला कारण है कि महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बोल देते हैं जिसको। अब इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन का मतलब है आज अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप उससे कुछ सामान खरीदते हैं, तो 1 साल के बाद अगर वही 1 लाख रुपए लेके जाओगे और वही सामान खरीदोगे तो आपको वो 1 लाख में नहीं मिलेगा, वो थोड़ा सा महंगा हो चुका होगा। मतलब आपको वही सामान खरीदने के लिए 1 साल बाद ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आप कुछ ऐसे समझ लो, आपकी मम्मा ने आपको बोला कि भैया चीनी लेके आनी है। आज अगर आप वो चीनी लेके आते हो और मान लो 50 रुपए किलो है, तो आपने 1 किलो चीनी के लिए आज कितने खर्च किए? 50 रुपए। और 1 साल के बाद वही चीनी अगर लेने जाते हो तो मान लो वो हो जाती है 55 रुपए की। इसका मतलब ये कि मुझे वही सेम अमाउंट ऑफ शुगर खरीदने के लिए 55 रुपीज चाहिए होंगे 1 साल बाद, और अगर मुझे 50 रुपए ही चाहिए 1 साल बाद भी, तो 1 किलो तो नहीं आएगी। आज 50 में 1 किलो आ जाती है और 1 साल बाद 50 रुपए में 1 किलो से थोड़ी कम आएगी। मतलब ये कि परचेजिंग पावर जो है वो धीरे धीरे जो है रिड्यूस होती चली जाती है पैसे की। मतलब ये कि महंगाई बढ़ती चली जाती है। तो एक कारण तो ये भी है, जब मैं किसी को पैसे अभी दे रहा हूं, आज जो मैं सामान उस 1 लाख से खरीद पाऊंगा, 1 साल के बाद मैं वो सामान 1 लाख में तो नहीं खरीद पाऊंगा। इसका मतलब मुझे पहला कंपनसेशन, पैसा जब मैं किसी को दे रहा हूं तो पहला कंपनसेशन तो इन्फ्लेशन का चाहिए। दूसरा कंपनसेशन, सामने वाले को पैसा दे रहा हूं, वो डिफॉल्ट कर सकता है। आज जब मैं उसको पैसा दे रहा हूं वो मुझे 1 साल बाद देगा, अभी तो सिर्फ ये वादा ही है, और वादे तो तोड़ दिए जाते हैं। बड़े बड़े बैंक कभी कभी वादे तोड़ देते हैं। तो जब मैंने किसी को लोकली किसी को दूंगा तो वो तो वादा टूट ही सकता है। मतलब ये कि सामने वाला डिफॉल्ट भी कर सकता है, मतलब एक रिस्क है डिफॉल्ट करने का। तो वो जो रिस्क मैं ले रहा हूं कि सामने वाला शायद डिफॉल्ट कर दे,
तो उसका भी प्रीमियम चाहिए। आप बात समझ पा रहे हो? मैं अभी फिलहाल ये बता रहा हूं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी किन कारणों की वजह से आई। टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या कि आज अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो जब बदले में वापस करता है, एक साल बाद जब वो वापस करता है, तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ज्यादा एक्सपेक्ट करने के पीछे कारण क्या क्या है? मैंने कहा पहला कारण तो महंगाई हो जाती है। वही पैसा जो आज आपके पास है, आप सामान खरीदेंगे तो वही पैसा 1 लाख में मान लो आ जाता है, वही सामान 1 लाख में आ जाता है, लेकिन एक साल बाद वो 1 लाख में नहीं आएगा। तो इसलिए आप एक तो इन्फ्लेशन का कंपनसेशन चाहते हैं। दूसरा, सामने वाला आज आपसे लेके जा रहा है, वो कह रहा है हाँ दूंगा, बिल्कुल दूंगा, पक्का दूंगा, लेकिन एक साल बाद वो गायब ही हो जाए, वो नहीं दे, मुकर जाए, वो कह दे भाई जो करना है कर ले, नहीं देता तो क्या कर लोगे आप? मतलब उसके डिफॉल्ट करने का भी एक रिस्क है, तो मैं रिस्क प्रीमियम भी चार्ज करूंगा। और तीसरा, मैं उस पैसे से अभी चाहूं तो खुद एंजॉय कर सकता हूं। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए रखा है, तो आप चाहें तो उस पैसे से खुद एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉयमेंट का मतलब आप हो सकता है कि कोई वेकेशन पे चले जाएं, अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने ट्रिप पे निकल जाएं। आप उस 1 लाख रुपए से आज कुछ बाइक वगैरह खरीद सकते हैं, कोई फोन खरीद सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं, मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकते हैं। और अगर आप वो 1 लाख रुपए किसी और को दे देते हो तो आप अपनी प्रेजेंट कंजम्पशन का सेक्रीफाइस कर रहे हो। आप जो है अपनी प्रेजेंट कंजम्पशन को पोस्टपोन कर रहे हो। आप जो उस पैसे से आज सुख ले सकते हो, उस सुख को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, उस सुख को आप पोस्टपोन कर रहे हो। तो इस चीज का भी एक कंपनसेशन आपको चाहिए कि आप अपनी प्रेजेंट कंजम्पशन का सेक्रीफाइस कर रहे हो। आप समझ पा रहे हो? तो मैं जब सामने वाले को पैसा देता हूं, तो अगर मैं कई सारे ऑथर्स की बुक्स को देखता हूं, तो 3 चीजें जो हैं वो हमें चाहिए होती हैं कंपनसेशन के तौर पर। पहला, कि मैं अपना जो है इन्फ्लेशन कवर करना चाहता हूं। दूसरा, सामने वाला हो सकता है कि डिफॉल्ट कर जाए तो रिस्क प्रीमियम चाहता हूं। और तीसरा, मैं अपनी प्रेजेंट कंजम्पशन का सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो उसका भी कंपनसेशन चाहता हूं। अब मान लो ये आता है 10%। सपोज मैंने कहा हमारा सामने वाले को, अब मैंने आज 1 लाख दिए हैं, एक साल बाद मैं उससे 1,10,000 मतलब 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब इस 10% में नहीं, 10% के अंदर ही ना कंपोनेंट्स होते हैं। क्या कंपोनेंट्स होते हैं? मान लो इसमें 5% या 6% तो इन्फ्लेशन के नाम के, 10 में से 6% किसके नाम के हैं? इन्फ्लेशन के नाम पे। 2% प्रेजेंट कंजम्पशन का सेक्रीफाइस करने के नाम के, तो 6 + 2 8। सामने वाला डिफॉल्ट ना कर जाए, 2% रिस्क प्रीमियम भी है, तो इसलिए 10%। अब ये डिपेंड करता है आपने किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है। ये 10% से ऊपर नीचे ऊपर भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपने अपने पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए हैं, भारत सरकार को दिए हैं, तो भारत सरकार को दिए हैं तो भारत सरकार पे थोड़ी शक करोगे, वहां थोड़ी डिफॉल्ट का कोई लॉजिक बनेगा। वहां तो आपके पैसे की गारंटी है, इसका मतलब वहां पर आप रिस्क प्रीमियम चार्ज नहीं करोगे, वहां आपकी संतुष्टि 8% पे ही आ जाएगी। नहीं तो 10 में से 2 आपका रिड्यूस हो जाएगा। हालांकि इकोनॉमीज भी फेल होती हैं, पर कंसिडरिंग कि हाँ हमारी जो इकोनॉमी है वो साउंड और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रही है, तो हम कहेंगे कि यहां डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। अब यही समझ लो, आपने किसी ऐसी जगह पैसे दे दिए जहां पर डिफॉल्ट का रिस्क आपने देखा है, पीछे बड़े डिफॉल्ट मारे हैं, तो आप हो सकता है कि रिस्क प्रीमियम बढ़ा दें। इन्फ्लेशन का दर अगर बढ़ जाए तो हो सकता है आपका फिर रिटर्न बढ़ जाए। इन्फ्लेशन मान लो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आप फिर अपना जो रिटर्न है वो ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू करेंगे। मतलब डिपेंड करता है किस सिनेरियो में हमने पैसा दिया है, उसके हिसाब से हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन रहती है। और जो एक चौथा है जो हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में दे दिया है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अर्निंग्स। अब कई बार क्या होता है कि मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% चल रहा है, पर आप मान लो आज उस पैसे को कहीं और लगाते हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है, तो जो वो एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है वो भी आप सामने वाले से फिर एक्सपेक्ट करोगे नहीं। तो ये 4 कारण हमारे इंस्टीट्यूट ने बताए हैं, तो हो सकता है कि इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाए कि बताइए क्या रीजंस हो सकते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। तो ये 4 कारण मैंने अभी अभी डिस्कस किए। हम अपनी प्रेजेंट कंजम्पशन का बलिदान दे रहे हैं। आज हम बाइक ला सकते थे, आज हम वेकेशन पे जा सकते थे, वो सुख हमने छोड़ के पैसे किसी और को दे दिए, वो सुख अब वो लेगा। तो क्योंकि मैं 1 साल के बाद लूंगा तो मैं चाहूंगा ना कि थोड़ा बेहतर सुख लूं, थोड़े ज्यादा पैसे मुझे मिलेंगे तो मैं और थोड़ा बेहतर सुख ले पाऊंगा। महंगाई बढ़ जाएगी, सामने वाला डिफॉल्ट कर सकता है, और मान लो आज मैं वो पैसा किसी और को दे रहा हूं, कहीं और लगा रहा हूं, तो मुझे जो है वो जो एक्स्ट्रा रिटर्न का लॉस हो रहा है तो वो भी मैं चाहूंगा कि मुझे यहां से रिकवर हो जाए। तो ये 4 कारण हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। ये तो हुआ इसका
थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। देखिए अब जो आगे का डिस्कशन है ना वो थोड़ा सा कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशंस बेस्ड है, और मैं थोड़ा आज डिस्कस करूं फिर उसके बाद अगली क्लास में कंटिन्यू करें तो वो ब्रेक आएगा एक। तो मैं चाहूंगा कि इसको हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से अगली क्लास में हम इसके ऊपर बात करना शुरू करेंगे, और मैं बड़े आराम से बेसिक तरीके से सारी बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम कई सारे यहाँ पर कैलकुलेटर्स के शॉर्टकट भी सीखेंगे जो कि इस चैप्टर में हम यूज करेंगे। तो हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।